अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने कूलम्स लॉ पे डिस्कशन किया था बच्चों, और हमने बताया था कि कूलम्स लॉ में हम कैसे दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल रहे होते हैं ना। तो जैसा कि डिस्कशन से पता चला था कि अगर दो चार्जेस रखे हों Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी R हो और मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम, दोनों में से कोई हो बच्चों, तो बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता था डेट फोर्स वाज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 एक कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी बच्चों। अच्छा साहब, हमने ये भी बताया था कि ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं तो हमको ये बात में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, क्योंकि मीडियम के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला बदलना होता है ना। एयर है तो आर स्क्वायर, एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो आर की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, आर इफेक्टिव का स्क्वायर। लास्ट टाइम पे देखा था हमने कैसे आर इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। फिलहाल एक और चीज़ है साहब कि जब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हम इंटरेस्टेड है, लेकिन कूलम लॉ के इस फॉर्मूले से जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो चार्जेस का भी आपको मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। मतलब जब आप फोर्स की सिर्फ वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हो, इस फॉर्मूले से आप सिर्फ वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको जो भी चार्जेस दे रखे होंगे Q1 और Q2 उसका मॉड लेना है। मॉड लेना मतलब अगर पहला चार्ज +5 है तो 5 लेंगे, दूसरा चार्ज -10 है तो भी उसका मॉड लेंगे, -10 का मॉड विल बिकम 10। मतलब कूलम लॉ में, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ भी चार्ज लेना विदाउट साइन लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से जब आप सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होगे, जब सिर्फ फोर्स का क्या निकाल रहे होगे बच्चों, मैग्नीट्यूड, तो कूलम लॉ के फॉर्मूले में जब फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम इंटरेस्टेड होते हैं तो उस वक्त जो भी चार्जेस लिए जाते हैं वो विदाउट साइन लिए जाते हैं, मॉड लेके लिए जाते हैं। मतलब प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो भी उसका मॉड लेके प्लस। कब? जब कूलम लॉ के फॉर्मूले से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा साहब, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पे कुछ डिस्कशन किया था, और साथ में ये भी बताया था कि अगर मीडियम के बारे में मेंशन ना हो बच्चों, आप एयर या वैक्यूम मान के सॉल्व करोगे, और मीडियम दे रखा है तो अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए, आज हमको कूलम लॉ पे ही क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। अ चार्ज कैपिटल Q हैज़ टू बी डिवाइडेड in two parts. Find value of each part such that force between them is maximum, such that force between them is मैक्सिमम। अच्छा देखो साहब, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 12 जो है, 12 क्लास का जो पार्ट है बच्चों, वो 11th से ना काफ़ी मायने में अलग भी है साहब, है ना। कि 11th में हमको ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैकेनिक्स पूरा हमने पढ़ा था तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल बना दिए गए थे शुरू में, और वही 2-4 रूल से ही पूरा मैकेनिक्स को हम डील कर रहे होते थे बच्चों, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या 12 के सिलेबस में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो फार्मूला बेस्ड होगी साहब। मतलब ये जो पार्ट है 12 का वो काफ़ी हद तक स्कोरिंग है बच्चों, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं। मतलब आप देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे साहब। तो क्लास 12 के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन हमारे लिए फिक्स्ड है, वो तो करनी है। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन याद रखें कि जो भी क्लास 12 में आने वाला है बच्चों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मूले से एसोसिएटेड होगा, और थोड़ा बहुत उसमें अगर मैकेनिक्स लग रही होगी तो हम 11 के कॉन्सेप्ट से लगा रहे होंगे बच्चों, है ना। चलिए खैर, यहाँ पे आते हैं। अ चार्ज कैपिटल Q हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट सच दैट फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चों कि एक कैपिटल Q चार्ज है, और बोला गया इस कैपिटल Q चार्ज को 2 हिस्सों में बांटने हैं। लेट्स से कि पहला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Q1, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Q2। तो पहला पार्ट तो यही है कि कैपिटल Q चार्ज को 2 हिस्सों में बांटना है। पूछा गया कि इन 2 हिस्सों की वैल्यूज क्या क्या ले, पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की वैल्यूज क्या क्या ले, ताकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे बच्चों वो मैक्सिमम लगे, मैक्सिमम फोर्स लगे साहब। तो लेट्स से कि पहले पार्ट की जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, x। अगर पहले चार्ज की वैल्यू x है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल Q माइनस x। आपको पता है टोटल कितना था, कैपिटल Q के ही 2 टुकड़े कर रहे हैं, और उस कैपिटल Q का एक टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा Q माइनस x होगा बच्चों।
अब ये जो दो चार्जेस मिले, लेट्स से इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ दूरी भी रही होगी, टुकड़े करके हमने कुछ दूरी पे रखा होगा, वो दूरी हमने क्या मान ली बच्चों, r। अब क्या बोला गया कि हम ये टुकड़ा इसलिए कर रहे हैं और उस टुकड़े की वैल्यू इसलिए हम निकालने में इंटरेस्टेड है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं बच्चों कि इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम कितना होगा। तो पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में कितने फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों, तो सिंपल, दोनों चार्जेस है तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है बच्चों कूलम लॉ के हिसाब से, 1/4πε0। ऊपर क्या लिखते हैं, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो r है तो स्क्वायर हो गया बच्चों। और ऊपर हमको दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है, Q1 × Q2। Q1 कितना है बच्चों, x, और Q2 कितना है बच्चों, Q - x। देख सकते हो कि पहला चार्ज x, दूसरा चार्ज Q - x, और यहाँ दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं जब भी हमको फोर्स निकालना होता है। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो दिस विल कम आउट टू बी 1/4πε0 r²। ऊपर अगर देखें बच्चों तो क्या आएगा, QX - x²। ये क्या निकल के आ गया बच्चों, फोर्स। लेकिन गौर से देखो बच्चों, हमको फोर्स चाहिए या उस फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है बच्चों, ऑब्वियसली मैक्सिमम करना है। तो हम चाहते हैं ये जो फोर्स आए बच्चों वो कैसा है, मैक्सिमम आए। तो याद करो क्लास 11 में हमने पढ़ा था मैक्सिमम या मिनिमम होने का कंडीशन। अगर हम जानना चाहते हैं कि x की क्या वैल्यू ले, मतलब चार्जेस के पार्ट्स क्या ले, पहले चार्ज का वैल्यू क्या ले, ताकि ये फोर्स क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम। सोच कर देखो, अगर मेरे को फोर्स मैक्सिमम चाहिए, मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको याद आ जाना चाहिए देख के कि फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो बच्चों, 0। क्योंकि हमने बताया था 11th क्लास में कि मैक्सिमम या मिनिमम पाने के लिए हम मैथमेटिकली क्या करते हैं कि जब भी मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम किसी भी वैल्यू, किसी भी पैरामीटर का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है, हम उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख देते हैं बच्चों। यहाँ भी मेरे को फोर्स का क्या चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू, और अगर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साफ लॉजिक बनता है फोर्स को डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर रखो साहब। अब जब हम फोर्स को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखेंगे तो 1/4πε0 और r², ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब सोचो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ QX लिखा हुआ है, Q कांस्टेंट है बच्चों, और x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा साहब, और यहाँ x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। फिर से बता रहा हूँ कि जब भी मेरे को किसी भी पैरामीटर को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है तो मैक्सिमम या मिनिमम करने का क्या तरीका है बच्चों, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखिए। वही हमने किया, डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर रखा बच्चों। ये पूरी डिजाइन उधर जाके 0 हो जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा, Q - 2x = 0 और x = बच्चों Q/2। तो पता चल गया कि हमको अब x वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू पता चल गई, तो हमको Q1 भी पता चल गया, Q2 भी पता चल गया। तो लेट्स से कि अगर मेरे को Q1 फाइंड आउट करना होता तो Q1 किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। Q1 = x, और x किसका वैल्यू क्या निकल के आया, Q/2। सिमिलरली अगर Q2 निकालना होता तो Q2 क्या है बच्चों, Q - x। x की जगह पे Q/2 रखेंगे तो ये भी Q/2 आएगा। और कॉमन सेंस है बच्चों कि अगर एक टुकड़े की वैल्यू Q/2 हो गया तो ऑब्वियसली दूसरा टुकड़ा जो आधा बचा होगा वो भी आधा ही होगा सर, आधा आधा 2 पार्ट में बटे। तो क्या पता चला, अगर किसी भी चार्ज को हम 2 इक्वल हाफ्स में बांट दें, तब जाकर के उन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। तो जब भी आपसे कहा जाए कि 2 चार्जेस को डिवाइड करना है इस तरह से कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, तो आप समझ जाना कि दोनों चार्जेस आधे आधे बांटने पड़ेंगे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और है जो इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता कि बता दो उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो निकाल लेंगे भाई। मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला कूलम्स लॉ है, नीचे r²। और फोर्स अगर मैक्सिमम चाहिए तो पहला चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों आधा आधा होना चाहिए, Q1 और Q2 दोनों हाफ हाफ, Q/2 × Q/2। ये हमारा फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे क्वेश्चन में फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी गई थी, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि पहला चार्ज का टुकड़ा और दूसरे चार्ज का टुकड़ा का आंसर क्या होगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं पहला पार्ट इज Q/2 एंड सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो Q/2 बच्चों। एक और एग्जाम्पल पे चर्चा करें बच्चों, ठीक। मान लो एक चार्ज -Q2 सेंटर पे फिक्स्ड है बच्चों। तो -Q2 चार्ज इज फिक्स्ड एट सेंटर।
और इस माइनस Q2 चार्ज के चारों तरफ एक चार्ज है Q1 जो क्या कर रहा है बच्चों, रिवॉल्व कर रहा है। और लेट्स से इसका रिवॉल्व करने की कुछ स्पीड है, और वो स्पीड क्या मान लिया बच्चों, v। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ये है बच्चों, अ चार्ज Q1 is revolving around Q2 in a radius r, in a radius r, ठीक है ना, रेडियस r। तो हमको इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है बच्चों। वी हैव टू फाइंड व्हाट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज एक पूरा चक्कर लेने में कितना समय लगेगा बच्चों, ठीक। अगर इस टाइम पीरियड की वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो सबसे पहले मेरे को ये पता करना है कि चार्ज कितने वेलोसिटी से इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है बच्चों। अच्छा, ये जो चार्ज है जिसका हमने वैल्यू क्या लिया है, Q1, इसका अपना कुछ मास होगा, उस मास को हमने m रिप्रेजेंट किया बच्चों। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि एक चार्ज Q2 सेंटर पे फिक्स्ड है, वो अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, और Q1 इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। किस स्पीड से वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और हमसे बोला गया है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो सोचो, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए स्पीड तो पता होना चाहिए ना भाई। तो स्पीड ज़्यादा होगा तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, स्पीड कम होगा स्लो चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा बच्चों, उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो हमको पता चल गया कि अगर मेरे को टाइम पीरियड भी निकालना होता, टाइम पीरियड ऑफ Q1 भी निकालना होता, तो उस टाइम पीरियड को निकालने का पहला स्टेप हमारे लिए क्या है, उस Q1 की स्पीड निकाली जाए बच्चों। Q1 की क्या निकाली जाए, स्पीड। आओ साहब, जब मैं Q1 की स्पीड निकालने जाऊं तो मेरे को यहाँ पे कुछ इक्वेशन फ्रेम करने होंगे साहब। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे को इक्वेशन किस चीज़ के लिए फ्रेम करने हैं भाई, सर्कुलर मोशन के लिए। Q1 कैसा मोशन है, सर्कुलर। और हमको बताया कि सर्कुलर मोशन में फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल सा लॉजिक कि जब कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में देख रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उस बॉडी पे सेंटर की तरफ जो टोटल फोर्स लगेगा, उस फोर्स के नेट वैल्यू को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बच्चों। तो पहले देखो कि क्या इस Q1 पे कोई फोर्स लगेगा क्या बच्चों। Q1 चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो Q1 पे फोर्सेज हम देख रहे हैं, हमको पता है हाँ जी Q1 पे फोर्स लगेगा। अरे कौन लगाएगा, Q2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q2 कैसा है, निगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव उस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों। किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने Fe के नाम से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। तो गौर से देखो कि जो चार्ज सर्कुलर मोशन में है उस चार्ज पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अभी चूंकि हम कह रहे हैं कि ये ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हम नहीं देख रहे हैं, या ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब अभी के वक्त जो फोर्सेस हम सिर्फ कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो हमने कहा था अब कि जब ये चार्ज घूम रहा था तो इस पे फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, सेंटर की तरफ। और जैसा कि हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बच्चों। तो कह सकता हूं मैं कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे चार्ज पे लग रहा है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल भी है बच्चों। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और सर्कुलर मोशन में जो भी नेट वैल्यू सेंटर की तरफ लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बच्चों। अब बताओ हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ। चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 एंड Q2। हमको पता है ये माइनस Q2 भी है, तो भी हमको कूलम लॉ में उसका क्या लेना है बच्चों, मॉड लेना है। और मॉड लेना है तो ये Q2 ही रहेगा। तो Q1 इंटू Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी रेडियस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R, रेडियस R मान लेते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स आप सबने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला mv² भैया। तो फिर से हमने बताया कि जब ये चार्ज घूम रहा था तो फोर्स के नाम पे इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और वो फोर्स चूंकि सेंटर की तरफ लग रहा है, और हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसका एक नाम रखते हैं, दैट इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस हिसाब से ये हमारा इक्वेशन है बच्चों ना। इसको सॉल्व करें बच्चों तो R से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से V की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो m नीचे डाल करके Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr का रूट, ये क्या निकल के आया बच्चों, वेलोसिटी। खैर हम वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड नहीं थे, हम इस बात में निकालने में इंटरेस्टेड थे कि चार्ज
एक चक्कर लेने में कितना समय लेगा साहब। तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लेगा, और एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लेगा, उस समय को निकालने के लिए पहले वेलोसिटी चाहिए थी, हमने वेलोसिटी निकाली। लेकिन हमको चाहिए टाइम बच्चों। कौन सा टाइम? एक चक्कर पूरा करने का टाइम। अच्छा एक बात बताओ, टाइम चाहे जो भी हो, किसी भी चीज़ का टाइम निकालना हो तो हम कह सकते हैं इस केस में कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, क्योंकि स्पीड थ्रू आउट क्या है बच्चों? सेम है, तो टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस बाई स्पीड। अब सोचो ये एक चक्कर जब पूरा कर लेगा, अच्छा ये हम टाइम किसका निकाल रहे हैं? वन चक्कर का। तो जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? तो हमको पता है एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr होगा, और वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v। तो एक चक्कर का डिस्टेंस 2πr, एक चक्कर में स्पीड v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही मेरे लिए क्या होता है बच्चों? टाइम। तो यहाँ से टाइम मिल गया एक चक्कर का। अब बस वैल्यू उठा के v की यहाँ रख देंगे बच्चों। तो ऊपर 2πr और नीचे v की जगह पे अंडर रूट ऑफ बच्चों Q1 Q2 अपॉन 4πε0 mr। आप इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये मैं अभी इसको घेर दे रहा हूँ, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। इन सारे डिज़ाइन को उठा के ऊपर ले जाओ, आर को एक साथ सब आप पेयरिंग करके लिख सकते हो। तो ये था कि जब चार्ज सर्कुलर मोशन करे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल बनता है। अच्छा इसमें एक और हमको चीज़ समझनी है साहब, है ना। हमने कंजर्वेशन के दो रूल पढ़े हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सर्कुलर में जब घूम रहा होता है तो क्या कंजर्व होता है, ये आपकी बात अगर आपने क्लास 11th की चीज़ें अच्छे से पढ़ी है तो याद आ गया होगा। रोटेशन में समझाया था कि इसमें लीनियर कंजर्व होगा या एंगुलर कंजर्व होगा, लेकिन चूंकि मैं आप लोग को जानता हूँ कितना याद रहता है, तो चलो फिर एक बार फिर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं ना। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ बच्चों कि Q1 अगर रिवॉल्व कर रहा है, इफ Q1 इज व्हाट? रिवॉल्विंग, तो मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि Q1 का लीनियर मोमेंटम बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर इस बात में मैं इंटरेस्टेड हूं कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है साहब, और ये कहानी किसके लिए चल रही है? Q1 के लिए, फॉर Q1। ठीक, कि Q1 के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं, ये बात में हम इंटरेस्टेड है बच्चों। तो चलो हम जानना चाहते हैं कि क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने की कुछ शर्त होती है क्या? ऑब्वियसली होती है। लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब उस बॉडी पे नेट फोर्स 0 लगे। चलो किसके बारे में चेक कर रहे हैं? Q1 पे। क्या Q1 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों? लग रहा है, Q1 पे फोर्स लग रहा है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमको पता है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स लग जाएगा उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, और जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगेगा उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स भले ही मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन न्यूटन ने लॉ क्या दिया था कि फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है बच्चों जो मोमेंटम को चेंज करता है। अगर फोर्स है मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स नहीं है मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो जल्दी से बता दो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? तो क्या बोला गया? लीनियर मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट तभी रह पाता है जब फोर्स 0 हो, और इस पे फोर्स लग रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे कि इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। क्लियर? नाउ एंगुलर के बारे में सोचो। तो हमने कहा कि जिस तरह से लीनियर का कंजर्व होने का कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, एंगुलर का कंजर्व होने का कंडीशन है कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए बच्चों। एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करना है तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, और लीनियर कंजर्व करना है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। चूंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा था इसलिए लीनियर कंजर्व नहीं था। अब सोचो ये जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हमको पता है कि जब भी कोई फोर्स, उस चार्ज का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ही है ना, और जब भी कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता हुआ नजर आता है उस फोर्स का टॉर्क क्या होता है बच्चों? 0। तो हम क्या कहेंगे? भले ही Q1 पे फोर्स लग रहा है, लेकिन इस Q1 के फोर्स के कारण सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना होगा बच्चों? 0। सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना होगा? 0, क्योंकि वो फोर्स सेंटर से पास होगा, और कोई भी फोर्स किसी पॉइंट से पास हो जाता है तो उसके अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा बच्चों? कंजर्व किसके अबाउट?
सेंटर के अबाउट, कि सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो है बच्चों। सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या है? जीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो सेंटर से ही पास करेगा, और सेंटर से पास करेगा तो उसका टॉर्क जीरो होगा, और जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड बॉडी के चारों तरफ घूम रहा है इस तरह से, तो हम उसका कहेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि उस फोर्स का टॉर्क जीरो है बच्चों। ठीक, अब जो नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करें, अगला सवाल कहा गया, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेस repel each other with force F. ठीक, if they are touched with each other and placed at their respective positions, they attract, या पहले अट्रैक्ट ले लेते हैं बाद में रिपेल कराएंगे साहब, they repel with same force F. Find ratio of charges. Find ratio of charges. सवाल क्या है समझो बच्चों, टू आइडेंटिकल स्फीयर, पहला पार्ट लिख रहे हैं, टू आइडेंटिकल स्फीयर कैरिंग डिफरेंट चार्जेस। चलो साहब, दो एक जैसे स्फीयर है लेकिन दोनों पे चार्जेस अलग अलग है, और हमने मान लिया कि दोनों का सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी r है। ठीक, तो दो आइडेंटिकल स्फीयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों पे चार्जेस अलग अलग हैं। तो लेट से इस पे चार्ज कितना है बच्चों Q1, तो इस पे चार्ज कितना है बच्चों Q2। क्या बोला गया है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स F, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये बात सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस का साइन जो है वो अपोजिट होगा। और ये लेने की अकल हमको कहाँ से आई बच्चों, कि बोला गया है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दो चीज़ देखो, दो स्फीयर डिफरेंट चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो एक प्लस और एक माइनस। अट्रैक्ट जिस फोर्स से कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, F। ठीक है, अट्रैक्ट जिस फोर्स से कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F है। नाउ लिसन टू मी, अगर F फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे को F के लिए इक्वेशन लिखना होगा। तो चार्जेस के बीच में फोर्स का इक्वेशन हम कूलम लॉ से लिखते हैं। तो चलो, अगर मैं फोर्स का इक्वेशन इस पर्टिकुलर केस के लिए लिखूं बच्चों, तो क्या बोला गया है कि फोर्स कितना होना चाहिए, F। तो फोर्स की जगह पे F लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, 1/4πε0, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर और ऊपर चार्जेस या चार्जेस का मैग्नीट्यूड। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, Q1, दूसरे का मैग्नीट्यूड, इसका मॉड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, Q2, और ये आया दोनों के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब क्या बोला गया है आगे की कहानी, इफ दे आर टच्ड विथ ईच अदर, दोनों स्फीयर को किसी ने अब एक दूसरे के साथ क्या करवा दिया बच्चों, टच करा दिया। अब सोचो बच्चों,
टच करना या वायर से कनेक्ट करने को हम कंडक्शन कहते थे। लास्ट टाइम तो आपको बताया था कि जब भी दो बॉडी को टच किया जाए या उन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, कंडक्शन के कारण उन दोनों के बीच का चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा बच्चों। और कंडक्शन की एक गणित भी आपको समझाई थी बच्चों। हमने ये कहा था कि जब दो बॉडी को टच करते हैं तो टच करने के दौरान दोनों पे मिला के जो टोटल चार्ज होता है, वो आधा और आधा दोनों में बट जाता है। शर्त ये है कि दोनों बॉडी आइडेंटिकल होने चाहिए। और देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल क्यों दे रखा है, अब इस चीज़ का मकसद आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिकल जब भी बॉडी होती है, जैसे दो मार्कर एक जैसे अगर हुए शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ में, और इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो जैसे ही दोनों को टच करेंगे तो दोनों का मिला के जो टोटल चार्ज होगा वो आधा इस मार्कर पे आ जाएगा, आधा इस मार्कर पे आ जाएगा। तो हमको क्या बोला गया, इन दोनों स्फीयर को टच करो और टच करके वापस उसी की जगह पे रख दो साहब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब उन दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दिया जाए उसके बाद क्या होगा बच्चों। तो हमको पता है कि कांटेक्ट करने, दोनों को टच होने से पहले इन पे चार्जेस Q1 और -Q2 थे, लेकिन जैसे कांटेक्ट बनाएंगे और फिर जाकर रखेंगे तब उन दोनों का चार्ज Q1 और Q2 नहीं रहेगा, अब उन दोनों का चार्जेस चेंज हो जाएंगे। तो नया चार्ज कैसे निकालेंगे, कंडक्शन के रूल से। और कंडक्शन का रूल क्या कहता है बच्चों कि दोनों का मिला के जो टोटल चार्ज होगा, तो देखो दोनों का मिला के टोटल चार्ज कितना होगा, एक का Q1 दूसरे का -Q2। अब तुम पूछ रहे हो सर अभी तो Q2 का आपका साइन नहीं लेना था। हाँ जी, Q2 का साइन तब नहीं लेना था जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जब कूलम्स लॉ में उन चार्जेस रख रहे हैं। तो कूलम्स लॉ में जब उन चार्जेस को रखते हैं तो चूंकि हम फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ विदाउट साइन लेना है। बाकी दुनिया में तो ये जो साइन है वो तो कंसिडर किए जाएंगे बच्चों। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज -Q2, दोनों का मिला के टोटल कितना है बच्चों। तो आप कह सकते हो दोनों का मिला के टोटल Q1 प्लस -Q2 विच इज इक्वल टू Q1 -Q2। तो दोनों का मिला के टोटल चार्ज कितना है बच्चों, Q1 -Q2। और इस टोटल चार्ज का आधा ये भाई रखेगा, आधा ये भाई रखेगा। तो मैं आपसे पूछूं इस पे चार्ज कितना आएगा, तो Q1 -Q2 का हाफ, और इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, सेम Q1 -Q2 का हाफ। तो फिर क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों कि दो स्फीयर जब पहले अलग अलग थे, इन पे कुछ चार्जेस था, जब किसी ने इन दोनों को आपस में एक दूसरे को टच कराया और टच करके वहीं रख दिया जहां पहले थे, तो टच होने से इनके ऊपर के चार्जेस बदलेंगे और नया चार्ज क्या होगा। तो उसका सिंपल रूल है कि पुराना वाला दोनों का मिला के जितना टोटल है उसका आधा आधा, लेकिन ये रूल तभी लगा पाएंगे जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो बच्चों। खैर, चूंकि हम स्फीयर को वापस वहीं रख दिए जहां पहले था, यानी अब भी दूरी कितनी है बच्चों, r। अब देखते हैं, इफ दे आर टच्ड विथ ईच अदर and placed at their respective position, they repel each other with same force F। अब क्या बोला गया कि पहले जितना फोर्स का था वैल्यू, अब भी फोर्स उतना ही रहने वाला है। मतलब अब इन दोनों पे जो नया चार्ज आया ना, तो नया चार्ज आने के बावजूद भी फोर्स की वैल्यू उतना ही लग रही है जितना पहले था साहब, लेकिन बस वो फोर्स अट्रैक्शन की जगह पे रिपल्शन हो गया। और देख पा रहे हो कि जैसा ये साइन होगा वैसे ये साइन होगा। अगर Q1 -Q2 पॉजिटिव है तो इधर भी Q1 -Q2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों लाइक बन जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों। आओ, जैसे कि अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच का भी फोर्स F ही है। तो F का फोर्स का फिर इक्वेशन लिखो, और कोलम्स लॉ से इक्वेशन हमें लिखना होता है। तो 1/4πε0 नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आपको क्या मिल रहा है बच्चों, Q1 -Q2/2, और दूसरा चार्ज क्या है, वो भी है Q1 -Q2/2। तो ये कूलम लॉ से हमने सेकेंड केस के लिए भी फोर्स F मान करके उसके लिए भी इक्वेशन फ्रेम कर लिया बच्चों। अब जब को हमको ये दो इक्वेशन मिल गए तो बस इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, एक टच होने से पहले का, एक टच होने से बाद का। दोनों इक्वेशन का LHS सेम है बच्चों, ये भी F ये भी F, और दोनों फोर्स सेम है। तो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r² शुड बी इक्वल टू 1/4πε0। ये मल्टीप्लीकेशन देखें, Q1 -Q2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, 2 × 2 = 4, तो 4/r²। ये हमारे को आया। दोनों को इक्वेट करने के बाद बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ये और ये कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 4 उठा के इधर ले आए हैं तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ Q1 एंड Q2। हमने ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 के मदद से लिखा है, फ्रॉम 1 और 2 दोनों इक्वेशन के मदद से। तो 4 टाइम्स ऑफ Q1 × Q2 विल बी इक्वल टू Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो एक्सपेंड करते हैं इसको।
तो 4 इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू इज इक्वल टू, बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस हिसाब से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब सोचो ये जो 4 वाला डिजाइन है ना, 4 वाला डिजाइन उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, और -2 Q1 Q2 पहले से था, -4 Q1 Q2 और जाएगा, तो ये हमारे को क्या मिलता हुआ दिखाई देगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे को एक फाइनल रिलेशन आया। गौर से देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तो फाइनली हमने ले आए, लेकिन हमें निकालना क्या था, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज, मतलब Q1 और Q2 का रेशियो बताना है बच्चों। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन में Q1 भी है Q2 भी है, लेकिन रेशियो जैसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, और ऑब्वियसली जो है वो यही इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में तो दो वेरिएबल है, तो हम तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों। लेकिन हाँ, जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचते हैं पहले, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड रेशियो, किस चीज़ का, चार्ज का। अगर हमें चार्ज का रेशियो निकालना है तो हमें इक्वेशन भी चार्ज के रेशियो के लिए बनाना पड़ेगा, मतलब हमको इसमें Q1/Q2 जैसा कुछ दिखना चाहिए। सोचो Q1/Q2 जैसा क्यों, कैसे दिखेगा, कि मतलब अगर Q1/Q2 की वैल्यू चाहिए तो हमको यहाँ इक्वेशन में Q1/Q2 जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। इस पूरे इक्वेशन को Q1/Q2 रेशियो का फॉर्म देने के लिए हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या, डिवाइड बोथ साइड बाई Q1 Q2। बोला गया दोनों साइड आप Q1 इंटू Q2 से क्या करो बच्चों, डिवाइड। चलो करके देखते हैं, ये इक्वेशन है। तो Q1 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, इसको Q1 Q2 से डिवाइड करेंगे खाली 6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा बच्चों। एक Q1 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ, Q1/Q2। सिमिलरली Q2 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों, Q2/Q1 -6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा इक्वेशन उस फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। हमें चार्ज का रेशियो चाहिए और हमने इक्वेशन रेशियो में ही बना लिया बच्चों। अच्छा, लेट Q1/Q2, जो Q1/Q2 है बच्चों, उसको हम एक और वैल्यू x मान लेते हैं बच्चों। तो इस Q1/Q2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया बच्चों, x। सोचो अगर Q1/Q2 x है बच्चों, तो Q2/Q1 इसका रेसिप्रोकल ही है ना बच्चों, मतलब x का रेसिप्रोकल, -6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें x से मल्टीप्लाई करके, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे सॉल्व करें, तो धाराचार्य इक्वेशन जो होता है, ठीक है साहब, क्या होता है धाराचार्य इक्वेशन, माइनस बी बोले तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a बच्चों। सबको क्वाड्रेटिक आता होगा बच्चों, बचपन में पढ़ा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x विल बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 -4 इज 32 अपॉन 2 बच्चों। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x आया बच्चों वही मेरे लिए आंसर है। क्यों, क्योंकि x हमने माना किसको था, तो x हमने माना था Q1/Q2 को। और अगर क्वेश्चन देखो तो हमसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ चार्ज ही तो पूछा गया। रेशियो ऑफ चार्ज बोले तो Q1/Q2 ही पूछा गया, और Q1/Q2 हमने निकाल लिया बच्चों। तो इस पूरे सवाल में कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कि भाई दो बॉडी को टच करने से उनके चार्जेस कैसे बदलते हैं। कंडक्शन का फिनोमेना जानते हैं कि आइडेंटिकल है, काम आसान, दोनों पे देखो टोटल कितने चार्जेस थे, आधा आधा दोनों में बांट दो, ठीक। अब चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखें। बोला गया a charged ring
carrying charge q and radius r has been given. A charge small q is placed at its center. Find tension in ring. Find tension in ring. सवाल क्या है बच्चों, समझो कि एक हमको एक रिंग दे रखा है बच्चों, ये हमको एक रिंग दे रखा है और इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, क्यों थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस रिंग पे टोटल चार्ज फैला हुआ है और इस चार्ज की वैल्यू हमको दे रखी है कैपिटल क्यू बच्चों, ठीक है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक टोटल चार्ज कितना है बच्चों, कैपिटल क्यू। एक चार्ज बोला गया है सेंटर पे भी है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, स्मॉल क्यू। तो एक पूरा कैपिटल क्यू चारों तरफ से और दूसरा स्मॉल क्यू। हमको एक बात में पहले तो ये इंटरेस्टेड है कि इस पूरे बड़े से रिंग जिसका रेडियस आर माना गया है उसमें टेंशन कितना होगा। तो पहले सोचिए इसमें टेंशन क्यों होगा बच्चों। तो अगर मैं बात करूं, ये जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है बच्चों, ये जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, वो क्या करेगा, ध्यान से देखना कि ये जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ वाले चार्ज को, ये चार्ज यहाँ वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा क्योंकि खुद पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। तो ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, यहाँ वाला चार्ज इस चार्ज को यहाँ रिपेल करेगा बच्चों, यहाँ का चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेंटर वाला चार्ज सरकमफ्रेंस के हर चार्ज को किधर धकेल रहा होगा बच्चों, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और सरकमफ्रेंस पे भी सारे क्या हैं बच्चों, पॉजिटिव। तो सेंटर वाला पॉजिटिव यहाँ के पॉजिटिव को इधर धक्का देगा, यहाँ के पॉजिटिव को इधर धक्का देगा, यहाँ के पॉजिटिव को इधर धक्का देगा, यहाँ के पॉजिटिव को इधर धक्का देगा। अब देखो साहब, ये सारे स्मॉल फोर्सेस आइडेंटिकल होंगे, नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सबके अपोजिट में कुछ ना कुछ होने वाला है साहब, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो इस पूरे से स्ट्रक्चर पे नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उस नेट फोर्स जीरो होने पर ना चर्चा भी नहीं करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उस चर्चा को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बचा कर रखा है। वहां थोड़ा सा और इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, लगेगा तो नेट वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी। अभी बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है, कहाँ भाई, सेंटर पे जो चार्ज, वो सरकमफ्रेंस के ऊपर के हर चार्ज को बच्चों बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। और बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा तो ये जो गोला है, ये जो रिंग है, वो ऐसे फैलने की कोशिश कर रहा होगा, खींचने की कोशिश कर रहा होगा। और हमको पता है कि कोई भी हमारे को लेंथ वाला स्ट्रक्चर जब खींचता है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है बच्चों, टेंशन। तो ये सेंटर का चार्ज रिंग के हर चार्ज को बाहर की तरफ धकेल रहा है। एज अ रिजल्ट ये पूरा रिंग बाहर की तरफ खींचना चाहेगा, और खींचना चाहेगा तो इसके अंदर टेंशन आ जाएगा। हमें वही टेंशन फाइंड आउट करना है। हमको पता है कि रिंग में अगर टेंशन निकालना है, हमने पहले भी बहुत बार निकाला है रिंग के अंदर का टेंशन। तो हम क्या करते थे, पहले इस पूरे रिंग में एक छोटा सा पार्ट अज्यूम करते थे साहब, एक छोटा सा पार्ट अज्यूम करते थे। और अज्यूम क्या करते थे कि वो छोटा सा पार्ट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों, डी थीटा। तो रिंग पे टेंशन निकालने का जो लॉजिक था वो क्या था साहब, कि हम इस पूरे रिंग को छोड़ करके रिंग में एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते थे और उस छोटे से पार्ट का सेंटर पे एंगल क्या अज्यूम किया बच्चों, थीटा। जब हमको ये बात पता चली कि हमको कैलकुलेशन सिर्फ इसी पे करना है बच्चों, तो इस पे आप इसी के बारे में जब कैलकुलेशन करना है हमको, तो हमको सिर्फ यही सोचना होगा कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सोचो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सेंटर वाला चार्ज, चूंकि ये चार्ज पोर्शन है, ये पोर्शन चार्ज है, तो सेंटर वाला चार्ज इस चार्ज को बाहर रिपेल करेगा। जब ये टुकड़ा बाहर रिपेल करेगा तो बची हुई रिंग इसके ऊपर क्या लगाएगा बच्चों, टेंशन। और कैसे लगाएगा, तो हमको पता है कि हमने बताया था आपको कि जब आप इसमें एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करते हो बच्चों, तो किसी भी रिंग में अगर ये छोटा सा टुकड़ा है तो ये इसको आपको मास मानना पड़ेगा, क्योंकि इस पे एनालिसिस कर रहे हो तो इसको आप एक मास मानोगे और बाकियों को क्या मानोगे, थ्रेड।
तो ये थ्रेड भी इस मास से जुड़ा हुआ है और ये थ्रेड भी इस मास से जुड़ा हुआ है, मतलब इस मास के दोनों साइड थ्रेड है, तो ये थ्रेड इस पर टेंशन इधर लगाएगा और ये थ्रेड इस पर टेंशन इधर लगाएगा बच्चों। तो टेंशन हमेशा मास को खींच रहा होता है। तो वही हुआ है कि भाई अगर ये हमने सेलेक्ट कर लिया है कि मेरे को कैलकुलेशन सिर्फ इस छोटे से टुकड़े पे करना है, तो छोटे से टुकड़े को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, बाकी सब मेरे लिए थ्रेड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट दो साइड से थ्रेड से बना होगा, एक इधर के साइड एक इधर के साइड। इधर वाला थ्रेड इसको अपनी तरफ खींचेगा, इधर वाला थ्रेड इसको अपनी तरफ खींचेगा। वही हमने दिखाया कि उस पर टेंशन का डायरेक्शन। तो कह सकते हैं कि इस पार्ट पे टेंशन का डायरेक्शन टी इधर की तरफ और इधर के साइड से भी टेंशन टी इधर की तरफ। तो इस बॉडी पे दो साइड से वायर कनेक्टेड था, तो दोनों तरफ टेंशन लगा। सेंटर का चार्ज पॉजिटिव है और इस सेक्शन पे भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। जिस फोर्स से करेगा वो क्या नाम होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर मैं इस छोटे से टुकड़े, पूरे रिंग में एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम करके उस पे फोर्सेस दिखाने बैठा, तो हमको कौन कौन से फोर्सेस दिखें? तो ये छोटा टुकड़ा बाकी साइड से रिंग से बना हुआ है, तो रिंग उसको पकड़ के अपने से जोड़ रखा है, और रिंग पकड़ के जोड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों? टेंशन। तो टेंशन के थ्रू वो उसको अंदर खींच रहा है, और सेंटर का पॉजिटिव उस पॉजिटिव को किधर रिपेल कर रहा है? बाहर। ये जो डिज़ाइन है ना, थोड़ा इसको बड़ा करके थोड़ा और बनाएं ताकि हम इसमें एंगल वगैरह भी दिखा सके बच्चों। आओ देखो, ठीक। हमने माना ये जो डी थीटा का स्मॉल सेक्शन माना है, इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, और हमको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद डी थीटा कुछ इस तरह से दिखाई दिया साहब। ये है पूरा डी थीटा। क्लियर? हमको ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना था, मतलब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक या ये पार्ट सेलेक्ट करना है बच्चों। ये तो ये कोई नया फिगर नहीं बना रहे बच्चों, ये जो छोटा सा पार्ट है ना उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं ताकि उसमें हम एंगल वगैरह भी निकाल सकें। अब बताओ, ये जो छोटा सा पार्ट रेड कलर का था वही ये छोटा पार्ट है बच्चों। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो पहले ही डिसाइड हो चुका था कि ये अगर छोटा पार्ट है तो इधर की तरफ एक टेंशन लगेगा, ठीक। दूसरा टेंशन टी इधर की तरफ लगेगा। अब ये जो टेंशन है वो चूंकि इधर और इधर है, तो हम इस बात में भी इंटरेस्टेड होंगे कि टेंशन कितने डिग्री पे लगेगा बच्चों, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो एंगल की जरूरत होगी। तो पहले ही हम एंगल निकाल लेते हैं बच्चों। हमने टेंशन वाली लाइन को एक्सटेंड करके ज्योमेट्री की मदद से हम क्या निकालेंगे बच्चों? एंगल, क्योंकि हमको पता है जब फोर्सेज आए हैं तो उनके कंपोनेंट्स भी तोड़ने होंगे, और कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए हमको एंगल की जरूरत पड़ती है साहब। गौर से देखो, अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि कहां से पास करे? सेंटर से, ठीक है, ये लाइन वर्टिकल। अगर ये जो टेंशन ऐसे है तो मैं जानना चाहता हूं इसका इधर कंपोनेंट किधर होगा, नीचे कंपोनेंट की तरह होगा, तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए एंगल निकालना होगा। उसी एंगल को ज्योमेट्री की मदद से हम निकाल रहे हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँ ताकि हम एंगल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ बना सके। जल्दी बताओ बच्चों, ये टोटल एंगल कितना है? तो आपको पता है ये टोटल एंगल डी थीटा है, पहले ही दिखा दिया था टोटल एंगल डी थीटा। अगर टोटल एंगल डी थीटा है बच्चों, तो जस्ट इसका आधा यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा? तो हमको पता है टोटल डी थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई 2। क्लियर बच्चों? अगर ये डी थीटा बाई 2 है, ये एंगल कितना है बच्चों? 90। ये डी थीटा बाई 2, ये 90, तो ये एंगल जो मैं डॉट लगा रहा हूं दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस डी थीटा बाई 2, क्योंकि ये और ये मिलकर 180 डिग्री होगा। तो ये 90 हो गया, ये डी थीटा बाई 2 हो गया, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल हमारे को आया 90 माइनस डी थीटा बाई 2। हमको पता है ये एंगल और ये बाहर का एंगल मिला के 90 होगा, तो ये अगर 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है बच्चों, तो ये एंगल जो है वो सिर्फ क्या होगा बच्चों? डी थीटा बाई 2, ताकि इसको और इसको जोड़ेंगे तो आंसर 90 आ जाएगा। तो अंदर वाला 90 माइनस एक्स है तो बाहर वाला एक्स होगा, तो उसी तरह अंदर वाला 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है तो बाहर वाला जो होगा वो डी थीटा बाई 2 होगा बच्चों। क्लियर? जिस तरह से इस साइड का था उस तरह से इसी साइड का भी था, कितना? डी थीटा बाई 2। सिमेट्रिक साइड तो है। तो दो टेंशन लगे थे और एक ऊपर की तरफ क्या लग रहा था बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो तीनों फोर्सेस अब हमको मिले वो तीनों फोर्सेस का अब डायरेक्शन भी कंफर्म हो गया एंगल के हिसाब से। तो गौर से देखो, तीन फोर्सेस कौन कौन से? एक इधर की तरफ टी, एक इधर की तरफ टी और एक ऊपर की तरफ एफ। तो मैं यहां फिर से ड्रॉ करूं बच्चों इधर की तरफ, तो मैं कह सकता हूं कि एक टेंशन टी इधर की तरफ लग रहा है, एक टेंशन टी इधर की तरफ लग रहा है और एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। तो जो तीन फोर्सेस लग रहे हैं देखो, एक टी इधर, एक टी इधर की तरफ, एक टी इधर की तरफ और एक एफ ऊपर की तरफ।
सोचो जो टी इधर लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल डी थीटा बाई 2 है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दूं बच्चों, तो इधर के साइड डी थीटा बाई 2 और इधर के साइड भी कितना है बच्चों, डी थीटा बाई 2। अब आगे काम साफ है, हमको क्या लिखना है बच्चों, इक्वेशन। कैसे इक्वेशन लिखे बच्चों, तो हमको पता है ये पूरा पार्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। चलो कंपोनेंट्स तोड़ते हैं। बोलो बच्चों, जब आप कंपोनेंट्स तोड़ोगे तो टी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2, और टी का नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, टी इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। तो कंपोनेंट तोड़ने आता है साहब, टी का हमने 2 कंपोनेंट तोड़ लिया। वैसे ही इस टी का भी 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर टी इंटू कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट नीचे क्या बच्चों, टी ऑफ साइन डी थीटा बाई 2। कंपोनेंट तोड़ने में तो मैं क्या ही समझाऊं बच्चों, टी का एक कंपोनेंट इधर कॉस में, टी का एक कंपोनेंट साइन में। सेम गोज फॉर दैट वेक्टर। अगर इधर का फोर्स और इधर का फोर्स देखें तो वो दोनों बैलेंस कर लिए, सेम है, और ओवरऑल पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होना चाहिए। देख के बताओ ऊपर कितना है बच्चों, एफ ई, ऊपर एफ ई, और नीचे कितना है, ये और ये मिलके 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए हमने कहा ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस बराबर होने चाहिए। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये चीज़ देख करके आपके मन में कुछ तो आ ही गया होगा बच्चों, हमको वो इक्वेशन बार बार याद कराना पड़ता है कि साइन एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, एक्स, कि जहाँ साइन एक्स है उसको सिर्फ एक्स लिखा जा सकता है, कब, जब एक्स की वैल्यू स्मॉल हो बच्चों। तो वेन एवर एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है तो साइन ऐसे ही हट जाता है, और जो एंगल है वही आंसर आ जाता है बच्चों। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 2t। चूंकि ये साइन के अंदर एंगल स्मॉल है तो साइन ऐसे ही ड्रॉप होकर के हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी थीटा बाई 2, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। अब किसी भी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाके यहाँ रख दूँ तो हमको जो टेंशन चाहिए था वो मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले कैसे? अरे निकालने के लिए तो हमारे पास कूलम्स लॉ है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी निकालना होता है कूलम लॉ से निकालते हैं। कूलम लॉ से की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हमें उन 2 चार्जेस की वैल्यू चाहिए जिनके बीच में निकाल रहा है। सोचो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच के पता, तो एक चार्ज पॉइंट कहाँ रखा गया था, सेंटर पे, एक चार्ज सेंटर पे रखा गया था, और एक चार्ज का छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां लिया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके और उसके बीच में है बच्चों, इस छोटे से चार्ज और उस छोटे से टुकड़े के बीच में। तो एक चार्ज की वैल्यू तो स्मॉल क्यू है, ये जो दूसरा चार्ज है क्या वो कैपिटल क्यू है? नहीं, कैपिटल क्यू तो पूरे रिंग का चार्ज है, और हम सिर्फ इतने छोटे से टुकड़े का चार्ज निकालना चाहते हैं। तो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए मेरे को दोनों का चार्ज पता होना चाहिए। सेंटर वाले का चार्ज तो पता है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े का चार्ज कितना है वो नहीं पता है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से। कैसा यूनिटरी मेथड? कि पूरा रिंग, बोलो पूरा रिंग बोले तो 2 पाई एंगल, भाई 2 पाई एंगल इज द कंप्लीट रिंग। तो पूरा अगर रिंग होता, पूरा रिंग अगर होता तो उसका चार्ज कितना होता बच्चों, कैपिटल क्यू। यानी जब एंगल 2 पाई था, जब एंगल 2 पाई था तो पूरा रिंग था, और उस पूरे रिंग में चार्ज कितना था बच्चों, क्यू। तो जब एंगल 1 होगा तो चार्ज कितना होगा बच्चों, क्यू बाई 2 पाई। और हमें किसका चार्ज निकालना है? इस छोटे से टुकड़े का, जिसका एंगल कितना है बच्चों, डी थीटा। तो हम अगर पूछें कि जब एंगल डी थीटा होगा बच्चों तो चार्ज कितना होगा, क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। याद रखें ये क्यू और थीटा देखने में सेम लग रहा होगा, आप इसमें कंफ्यूज मत करना। जो थीटा है उसको थीटा ही लिखना, जो क्यू है उसको क्यू ही मत लिखना। पता चला कि इसको भी थीटा डी थीटा कर दिया या क्यू इंटू डी क्यू कर दिया, ध्यान रखना इसको। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जब हम कूलम लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने जाएंगे तो हमको इस बात में इंटरेस्ट रहेगा कि उन दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है। तो सेंटर पे चार्ज स्मॉल क्यू है, और जो चार्ज इस छोटे से टुकड़े में फंसा हुआ है उसकी वैल्यू नहीं पता था, तो पूरे पे यूनिटरी मेथड लगा दिया गया। पूरा एंगल 2 पाई एंगल में टोटल चार्ज क्यू है, तो यूनिट एंगल में कितना होगा और डी थीटा के एंगल में कितना होगा साहब। तो ये जो चीज़ निकल के आई बताओ ये क्या है, ये जो टर्म निकल के आया ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये चार्ज है बच्चों, दिस इज चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट। वो जो छोटा सा टुकड़ा काटा था हमने, उस छोटे से टुकड़े के हिस्से में कितना चार्ज आएगा, वही चार्ज हमने यूनिटरी मेथड से निकाला। आगे का काम करते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। बोलो पहला चार्ज तो सेंटर पे है Q, दूसरा चार्ज ये है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, Q बाई 2 पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई
1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सोचो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी रेडियस ही तो है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, T इंटू डी थीटा। गौर से देखो तो यहाँ से डी थीटा और डी थीटा क्या हो गए बच्चों, कैंसिल। अब यहाँ से T की वैल्यू मैं निकालूं तो T की वैल्यू निकल जाएगी साहब, कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q बाई 2π r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, टेंशन इन द गिवन रिंग। क्लियर, देख लो इसको। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, एक कूलम्स लॉ का ही एक पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये चीज़ और पढ़ लें साहब। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक कॉमन सा सेंस का एक रूल है। क्या कहता है पहले लिख देता हूं। नेट फोर्स on a charge is equal to vector sum of all forces acting on it। vector sum of all forces acting on it क्या मतलब है, पहले देखो। लेट्स अज्यूम बच्चों कि यहाँ हमारे को कुछ चार्जेस दे रखे ना, ये हमारे को Q1 चार्ज है, यहाँ हमको Q2 चार्ज दे रखा है। This charge is minus Q3 and this charge is Q4। तो इन टोटालिटी हमको टोटल कितने चार्जेस दे रखे हैं बच्चों, 4। हम इस बात में निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन Q1। हम ये जानना चाहते हैं कि Q1 जो चार्ज मेरे को दिख रहा है उस पर नेट फोर्स कितना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है वो स्टेटमेंट अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले एक जनरल सा एग्जांपल लिया, हमने कहा यहाँ टोटल 4 चार्जेस है और हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि Q1 पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, उसके नेट वैल्यू क्या है बच्चों। तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि Q1 पे कौन कौन लोग हैं जो फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको पता है कि एक चार्ज पे फोर्स जो है वो दूसरा चार्ज ही लगा सकता है। तो अगर Q1 पे फोर्स पूछा जाए तो Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो सिंपल Q1 पे फोर्स ये तीनों लोग लगा रहे होंगे। तो एक चार्ज के पड़ोस में आसपास में जितने चार्जेस होंगे उतने उस पर फोर्स लगेंगे। तो Q1 के आसपास में 3 चार्जेस हैं, तो एक Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q4 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो ये तीनों लोग उस पर लगाएंगे। क्या ये आपस में भी लगा रहे होंगे? यस, ये Q2 Q3 पे लगा रहा होगा, Q3 Q4 पे लगा रहा होगा, Q4 Q2 पे लगा रहा होगा, लेकिन इन फोर्सेस में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उसी फोर्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं जो Q1 पे लग रहा है। और Q1 पे ये और ये 3 ही लगा सकते हैं बच्चों। अब जब फोर्स 3 लग रहे हैं तो हमें उसका नेट वैल्यू चाहिए। हमें पता है फोर्स क्या है बच्चों, वेक्टर, और वेक्टर है और 3 लग रहा है तो हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा डायरेक्शन को देखते हुए। यानी अगर मेरे को Q1 पे नेट फोर्स निकालना है तो पहले हर फोर्स का क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। कैसे निकालें? Q1 पे पहला फोर्स Q2 के कारण, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है पेन हमेशा उसी चार्ज पे होना चाहिए। अगर Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं तो थ्रू आउट पेन हमारा Q1 पे होना चाहिए। क्या करें? Q1 पे फोर्स किसके कारण निकाल रहे हैं, Q2 के कारण। तो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि 2 चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा उस लाइन पे होता है जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। तो इसी लाइन के अलोंग वो फोर्स होगा जो Q2 Q1 पे लगा रहा है।
इस Q1 पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? Q3। तो हमने Q1 और Q3 को जोड़ दिया बच्चों, ठीक। और इसी Q1 पे और कौन फोर्स लगाएगा बच्चों? इसी Q1 पे और कौन फोर्स लगाएगा? Q4। तो हमने Q1 और Q4 को जोड़ दिया साहब। तो अब हमको पता चल चुका है कि पहला जो फोर्स आएगा वो इस लाइन में आएगा, दूसरा इस लाइन में आएगा, तीसरा इस लाइन में आएगा साहब। टोटल 3 फोर्सेस इस पे लगने हैं। पेन कहाँ रखूँ मैं बच्चों? Q1 पे। Q1 पे अब सबसे पहले Q1 पे Q2 के कारण फोर्स निकाल रहा हूँ। तो सोचो Q2 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये अपना भी कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। और हमें इस लाइन पे सोचना, इस लाइन पे सोचना, बाकी 2 लाइन अभी भूलो, पहले इस लाइन पे सोचो। तो इस लाइन पे बच्चों ये Q2 उस Q1 को रिपेल करेगा और ये Q1 इस Q2 पे नीचे रिपेल करेगा। तो Q2 पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और Q1 पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों। अभी हम Q1 में निकालने में इंटरेस्टेड है, तो ये हमने फोर्स का डायरेक्शन देखा, एक बार और चेक कर लो। ये फोर्स किस पे लग रहा है? Q1 पे। कौन लगा रहा है? Q2। Q2 लाइक चार्ज था, तो Q2 ने इस Q1 को इधर रिपेल कर दिया। इस फोर्स का नाम क्या रखें? तो आपको बताया गया था कि जब भी हम फोर्स का नाम रखते हैं तो पहले उसका नाम रखते हैं जिस पर लग रहा होता है और फिर उसका नाम बताते हैं जो लगा रहा होता है। तो बताओ ये फोर्स किस पे लग रहा है? तो हमने कहा ये फोर्स 1 वाले चार्ज पे लग रहा है, 1 वाले पे लग रहा है। लगा कौन रहा है? 2। तो हमने इस फोर्स का नाम F12 रखा बच्चों कि दिस इज फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फिर से पेन हमने Q1 पे रखा, Q1 पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? ये। अब सोचो ये निगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नाम क्या रखेंगे बच्चों? तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 3। तो 1 और 3 के बीच फोर्स 1 और 3 वाले लाइन के अलॉन्ग होगा। सिमिलरली 4 के कारण 1 पे इस लाइन पे होगा। पेन 1 पे रखेंगे क्योंकि 1 पे ही फोर्स चाहिए। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब इधर की तरफ। नाम क्या रखेंगे? F14। तो इस टोटल Q1 पे 3 फोर्सेस लगे, इसने उसको रिपेल किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको रिपेल किया। लेकिन हमको क्या चाहिए? नेट। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है। किसी भी चार्ज पे अगर नेट फोर्स चाहिए तो नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब अगर किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए तो हमें उन सारे फोर्सेस का वेक्टर की तरह ऐड करना होगा। कॉमन सेंस बच्चों, ये नहीं भी लॉ जानते तो भी हम यही कर रहे होते हैं कि नेट फोर्स निकालना है तो सबको जोड़ो। तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F12 पहला फोर्स प्लस F13 प्लस F14 और इन सब को वेक्टर के मेथड से मैं जोड़ दूं तो यही चीज जो मिलेगी दैट विल बी नेट फोर्स बच्चों। क्लियर? और ये जो थ्योरम मिला इस थ्योरम को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्लियरिटी है बच्चों? जैसे एक एग्जांपल ही देख लो बच्चों। फाइंड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q2। ठीक साहब, मान लो हमको यहां पे कुछ चार्जेस के अरेंजमेंट दे रखा है कि यहां -Q2 चार्ज है बच्चों, यहां एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी वैल्यू हम Q3 मान लेते हैं, और एक चार्ज यहां भी रखा हुआ है, इसकी वैल्यू -Q1 है बच्चों। तो टोटल वी हैव इन टोटालिटी हाउ मेनी चार्जेस बच्चों? 3 चार्जेस, Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा साहब, Q2 और Q3 के बीच की ये दूरी a मान लेते हैं और Q1 और Q2 के बीच की ये दूरी b मान लेते हैं और साथ में ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो रहा था वो थीटा था बच्चों। तो ये जनरल जानकारी है। हमको क्या बताना है सवाल में? देखो, वी हैव टू फाइंड व्हाट? x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट। अच्छा, किस पे? -Q2 पे। ये रहा -Q2 पे। तो इस -Q2 पे जो भी फोर्स लग रहा है बच्चों उस फोर्स का x कंपोनेंट मेरे को चाहिए, उस फोर्स का x कंपोनेंट मेरे को चाहिए। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि Q2 पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों। तो सोच के देखो Q2 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो Q2 के आस पड़ोस में 2 चार्जेस है, तो Q2 पे 2 फोर्स लगेगा, एक Q1 भाई साहब लगाएंगे, एक Q3 लगाएंगे। अगर मैं जानना चाहूं Q2 पे पहला फोर्स कौन लगाएगा? Q1। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं बच्चों। इस Q2 पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? Q3। तो Q3 और Q2 को ज्वाइन कर लेते हैं, यही लाइन ज्वाइनिंग हुआ बच्चों। पेन कहाँ रखना है? Q2 पे, क्योंकि इसी पे फोर्स चाहिए। सोचो Q2 पे पेन रखा,
पहला फोर्स ये लगाएगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करके नीचे की तरफ भेजा बच्चों। ठीक, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल किया। बताओ ये फोर्स किस पे लग रहा है? चार्ज नंबर 2 पे। किसके कारण से लग रहा है? चार्ज नंबर 1 के कारण से। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे बच्चों? F21। क्लियर? अब इसी Q2 पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? Q3। तो आपको पता है ये Q3 इस Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये Q3 इस Q1 को Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा बच्चों। किस फोर्स से? तो ये फोर्स लग रहा है किस पे? 2 पे। और किसके कारण से लग रहा है बच्चों? 3 के कारण से। तो इसको हम क्या लिखेंगे? F23। तो देख लो इस पे टोटल कितने फोर्सेस लगने थे? 2। इसने इसको रिपेल किया और इसने इसको अट्रैक्ट किया, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन मिल गया। क्या हमको नेट फोर्स चाहिए? नहीं, हमको तो सिर्फ क्या चाहिए बच्चों? एक्स कंपोनेंट, कि जो भी इस पे फोर्सेस लग रहा है उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा बच्चों। नाउ लिसन टू मी, अगर मैं जितने भी फोर्सेस हैं उनका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिखूं बच्चों, एक्स कंपोनेंट की नेट वैल्यू, जितने भी फोर्सेस हैं उनका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। कितने फोर्सेस हैं? 2। दोनों का जब मैं एक्स निकालने जाऊं तो पहला देखो F23 पूरा का पूरा एक्स में है बच्चों, पूरा का पूरा एक्स में है, तो हम F23 का एक्स कंपोनेंट F23 ही हो जाएगा बच्चों। अगर 10 न्यूटन का फोर्स पूरा एक्स की तरफ है तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 10। और वाई कंपोनेंट कितना होगा? 0, क्योंकि वाई में कुछ है ही नहीं, पूरा एक्स में ही है बच्चों। तो उसी तरह F23 पूरा का पूरा एक्स में था तो पूरा एक्स में डाल दिया। अब दूसरे फोर्स का, क्या दूसरा फोर्स पूरा ही एक्स में है? नहीं, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। गौर से देखो, ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये एंगल थीटा होगा। तो F21 का y की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस में। और F21 का x की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? साइन में। और हमें F21 का x की तरफ कंपोनेंट तोड़ना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? F21 इंटू साइन थीटा। तो ये F23 पूरा x में था, पूरा x में डाल दिया। F21 टेढ़ा था, हमने इसका कंपोनेंट तोड़ लिया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोचो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F23? F23 इज फोर्स बिटवीन 2 and 3, 2 and 3। और हमको पता है कि कूलम्स लॉ में जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं चार्जेस का साइन नहीं लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज माइनस Q2 है लेकिन Q2 लेंगे, Q3 है Q3 लेंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? a²। ये F23 की वैल्यू हमने लिखा। सिमिलरली सोच के देखो, F21 निकालना है। F21 2 और 1 के बीच में चार्जेस का खाली मॉड लेना है, तो माइनस छोड़ के क्या आएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन से चार्जेस हैं? 1 और 2, Q1 एंड Q2, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? b²। और ये पूरा फोर्स किससे मल्टीप्लाइड है? साइन थीटा से। तो ये जो डिजाइन आई ये क्या आया बच्चों? दिस इज अ फोर्स ऑन Q2, और उस फोर्स ऑन Q2 का एक्स कंपोनेंट आया बच्चों। क्लियर? अच्छा, एक और चीज देखो, आपको इतना तो अंदाजा हो गया कि एक चार्ज पे एक से ज़्यादा अगर फोर्सेस लग रहे होंगे, तो हमें उन फोर्सेस का क्या निकालना पड़ता है? नेट। और नेट फोर्स निकालने के लिए सबको वेक्टर के मेथड से ऐड करना होता है। और वेक्टर के मेथड से हम ऐड कैसे करते हैं? हाउ टू ऐड थ्रू वेक्टर मेथड, तो आपने सीखा है 11th में। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर 2 वेक्टर है बच्चों, लेट्स से कि ये F1 है और ये F2 है, और इन दोनों का बीच का एंगल कितना है बच्चों? थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का नेट जो आएगा वेक्टर मेथड से वो कितना आता था बच्चों? F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला है। वेक्टर को ऐसे ही जोड़ते हैं ना, ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो उसका रिजल्ट, उसका नेट वैल्यू क्या होती थी? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सेम फॉर्मूला। लेकिन वेक्टर को जोड़ने का एक और मेथड है जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं बच्चों। कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने माना कि ये एक फोर्स F है बच्चों, और ये भी एक फोर्स F है, दोनों फोर्स की वैल्यू F है, और ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी क्या है बच्चों? थीटा। मान लो मेरे को इसको जोड़ना होता, इसको जोड़ना होता, वी हैव टू ऐड दिस टू। तो एक लाइन तो ये है और दूसरा लाइन जस्ट मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं बच्चों। 2 वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला तो ये है कि पहला F1 की जगह पे F रख दो, F2 की जगह पे F लिख दो, और दोनों का बीच का एंगल अब थीटा नहीं 2 थीटा है, तो कॉस की जगह पे 2 थीटा लिख दो, क्योंकि थीटा उन दोनों का बीच का एंगल होता है। यहाँ दोनों का बीच का थीटा था, यहाँ दोनों का बीच का 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले से भी इसको जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक और मेथड जानना चाहते हैं
कि जब फोर्सेस हैं तो इससे तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन कंपोनेंट तोड़ के भी जोड़ा जा सकता है। कैसे? आप देखो, इस F का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? F cos थीटा। इस F का कंपोनेंट तोड़ना सबको आना चाहिए बच्चों, और आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। इस F का इधर कंपोनेंट F cos थीटा, इधर की तरफ F sin थीटा। इस F का इधर cos, इस F का इधर sin। सिमिलरली इस F का थीटा की तरफ क्या आएगा बच्चों? F cos थीटा, और इस F का इधर की तरफ क्या आएगा बच्चों? F sin थीटा। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट और इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट। आप गौर से देखो, ये वाले कंपोनेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, तो कंपोनेंट्स में बचा कौन? सिर्फ ये वाले। तो हम बोलेंगे कंपोनेंट्स में यही दोनों बचे और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ F नेट किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 2F इंटू कॉस थीटा। F cos थीटा मिलकर के 2F cos थीटा, और बाकी दो कंपोनेंट कैंसिल। तो जब दोनों फोर्सेस को टुकड़ों में तोड़ लिया, तब इन दोनों फोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं है, हमें इनके सिर्फ कंपोनेंट्स देखने की जरूरत है। टोटल 4 कंपोनेंट आए थे, जिसमें से 2 कैंसिल हो गए, तो बचा कौन से? ये दोनों। तो हमारा नेट फोर्स 2F cos थीटा। यही चीज मेरे को ना जल्दी जल्दी करना है। कैसे? जैसे मान लो फिर से ये एग्जांपल दिखा रहा हूं, और इस बार हम ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मन में सोचेंगे। ये भी F था, ये भी F था, लेट्स से ये एंगल थीटा है बच्चों, ये भी एंगल थीटा है। सोच के देखो, हमको इसी तरह से ऐड करना था, कंपोनेंट हम मन में तोड़े। तो आपको पता है कि इस F का एक कंपोनेंट F sin थीटा आएगा, दिखाएंगे नहीं, मन में रखेंगे, सोचेंगे इधर F sin थीटा था। उस तरह इस F का भी इधर की तरफ क्या आएगा? F sin थीटा। तो मन में ही सोच लेंगे कि ये दोनों F sin थीटा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कैंसिल। हम कंपोनेंट, चूंकि ये पहला था, ड्रॉ कर दिया। आगे हम कहीं ड्रॉ करके दिखाने वाले नहीं कि इसका कंपोनेंट ये, मन में सोचो और देखो कौन कैंसिल हो रहा है। तो इस F का इधर F sin थीटा, इस F का इधर F sin थीटा, दोनों अपोजिट पड़ेंगे, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। इस F का इधर की तरफ cos थीटा और इस F का इधर की तरफ cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो F cos थीटा मिलकर 2F cos थीटा, और इसके इधर वाले कंपोनेंट F sin थीटा, इधर वाले कंपोनेंट F sin थीटा, कैंसिल। तो ये काम जो हमने ड्रॉ करके किया है, ये काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिना ड्रॉ करे ही करने की कोशिश करेंगे, और ये आप करना आता होगा बच्चों। पूरा 11th ही कंपोनेंट खेला है बच्चों। तो ये था कि कैसे हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं, और उस फोर्स को वेक्टर में हम कैसे ऐड आउट करते हैं बच्चों। तो अगर कहा गया कि दोनों अलग अलग हैं बच्चों, दोनों अलग अलग हैं, तो आप तो ये फॉर्मूला लगा लो, और सेम है ना तो कंपोनेंट वाला लगाओ। क्यों? क्योंकि सेम में एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ फिर हमें एक ही पे फोकस करना होगा बच्चों। तो जब भी इक्वल वेक्टर जोड़ना हो, हम कंपोनेंट्स मेथड लगाएंगे, और जब अगर सेम वेक्टर हो, जब अलग अलग हो, तो वो तो फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, है ना। अब चाहिए, ये 2 क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सवाल ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड है ना, आप देख सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड का लेंथ L है साहब, साइड लेंथ L में लिख देता हूँ साहब। साइड का लेंथ, हर एक साइड का L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड ऑन अपर वर्टेक्स। जो ऊपर वाले वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है, उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, पहले में भी दूसरे में भी। आओ बच्चों, पहला पार्ट देखते हैं। मेरे को इस चार्ज पे अगर नेट फोर्स चाहिए, तो पहले ये देखना पड़ेगा ना इस पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं। तो सोचो, जल्दी से बताओ कितने फोर्सेज लग रहे हैं इस पे, इसके आसपास कितने लोग हैं? 2। तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ज पे 2 फोर्सेज लगेंगे, एक स्मॉल क्यू के कारण और दूसरा भी स्मॉल क्यू के कारण। तो दोनों लोग इस पे फोर्स लगाएंगे। ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, उसको पता करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स होता है। सिमिलरली ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, उसके लिए इसको और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, पेन कहाँ रखना है? अपर वर्टेक्स पे, क्योंकि इसी पे फोर्स निकालना है। चलो यहां रखते हैं। अब तो इस पे पहला फोर्स ये लगाएगा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर की तरफ। और मान लेते हैं जिस फोर्स से रिपेल करेगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? F। तो क्या हम F निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। किससे? कूलम लॉ से। ये F इसने इस पे लगाया, तो ये Q पहला चार्ज, दूसरा चार्ज भी Q, दोनों के बीच की दूरी L, तो F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
QQ बाई L स्क्वायर। क्या ये आंसर है क्या? नहीं, ये तो पहला फोर्स आया बच्चों, कि इस पे पहला फोर्स ये लगेगा, इसी चार्ज पे दूसरा ये लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर की तरफ। अगेन कुछ फोर्स से, क्या इसका फोर्स F डैश माने या इसका फोर्स पहले जैसा ही होगा? तो नया वेरिएबल मानने से पहले देख लो कि क्या पुराना वाला वेरिएबल से काम चल जाएगा कि नहीं। तो सोचो, ये F QQ L दूरी पे था और ये फोर्स भी QQ और L दूरी पे है, मतलब इस सेकंड फोर्स की वैल्यू भी आप F ही मानो, F डैश मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों यही आएगा साहब। अब जब दो फोर्सेस मिल गए साहब, तो दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? नेट। और हमने कहा दो इक्वल वेक्टर हो तो कंपोनेंट तोड़ के नेट ले लो। कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? एंगल्स। एंगल नहीं पता है तो हमको पता है ये टोटल एंगल कितना होगा बच्चों? 60। और कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम डिवाइड करके एंगल लेते हैं बच्चों, तो अगर ये डिवाइड करके लें तो ये 30 हो जाएगा बच्चों, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 30। तो इक्विलेटरल के हिसाब से पूरा 60 था, और हमें इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। इक्वल वेक्टर है तो कंपोनेंट लेकर के हम जोड़ने में इंटरेस्टेड है, और कंपोनेंट लेने के लिए हमें एंगल को डिवाइड करना पड़ता है। हमने पूरे 60 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कंपोनेंट मन में तोड़ो जल्दी। देखो, इस f का इधर कंपोनेंट सोचो, इधर की तरफ कंपोनेंट कॉस में आएगा या साइन में आएगा? तो सोचोगे तो ऊपर की तरफ कॉस में आएगा। इस f का ऊपर तरफ कॉस, इस f का इधर की तरफ साइन। उस तरह इस f का ऊपर की तरफ कॉस और इस f का इधर की तरफ साइन। तो देखो साहब, ये दो फोर्सेस थे, इन दोनों के x कंपोनेंट ऐसे आएंगे तो x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का y कंपोनेंट, इसका भी y कंपोनेंट ऊपर, इसका भी y कंपोनेंट ऊपर जुड़ जाएगा। तो x की तरफ तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ किसके तरफ निकालना है? y की तरफ। तो सोचो, नेट फोर्स y की तरफ क्या होगा? f cos 30 पहले का और दूसरे का भी f cos 30, तो मिला करके कितना आ जाएगा बच्चों? 2f cos 30। और चूंकि x में कोई फोर्स नहीं रहा, तो नेट फोर्स इस केस में सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में होगा। यहां मैं नहीं बना रहा हूं, अलग करके दिखा रहा हूं सर। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर वाले ही कंपोनेंट बचे हैं, x वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए। वैल्यू डाल दो बच्चों, 2 इंटू एफ की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये f की वैल्यू। और cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2, 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा। इसका भी देख लो, इसका भी देख लो। किस पे फोर्स निकालना है? इस पे। कितने फोर्स लगेंगे? एक ये और एक ये। इसके कारण फोर्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, और इसके कारण फोर्स निकालना है तो ये इन दोनों को जोड़ दो, जैसे पहली बार में किया था। सोचो, ये चार्ज इस पे फोर्स निकालना है तो इसी पे पेन रख के सोचेंगे, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। कितने फोर्स से बच्चों? F। जैसे F की वैल्यू पहले वाले में निकाला था, अब भी निकाल सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई L स्क्वायर। ये चार्ज Q इंटू Q और दोनों के बीच की दूरी L है। उसी तरह इसी चार्ज पे दूसरा ये लगाएगा, लेकिन अब ये इसको क्या करेगा बच्चों? ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या F डैश से करेगा या F से करेगा? तो एक सेकंड के लिए देखो, अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालूं तो पहला चार्ज कितना है बच्चों? Q। दूसरा है तो -Q, लेकिन कूलम लॉ में मॉड लेना होता है तो दूसरा भी Q ही लेंगे, और दूरी अब भी L है बच्चों। तो इसका मतलब इन पेयर के बीच में जो फोर्स होगा वही फोर्स इन पेयर के बीच में भी होगा, बस फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि प्लस और माइनस से हमारा फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब ये दो फोर्सेज आ गए और दोनों इक्वल है तो हम इनको ऐड करेंगे कंपोनेंट्स तोड़ के, और कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए एंगल चाहिए। कौन सा एंगल? इन दोनों के बीच का। बोलो, ये टोटल एंगल कितना है बच्चों? 60। अगर ये 60 है बच्चों तो ये 120 डिग्री होगा बच्चों। तो अगर मैं इसको अलग करके ड्रॉ करूं कि एक F इधर है, एक F इधर है, दोनों F के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 120। और हमको पता है कंपोनेंट मेथड में हम आधा आधा करके एंगल दिखाते हैं, तो 120 को हम डायरेक्ट 120 ना दिखा के 60 दिखाएंगे बच्चों। जल्दी से सोच लो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कौन सा कैंसिल होगा बच्चों। तो सोचो, इस F का x की तरफ F cos 60, इस F का भी x की तरफ F cos 60, तो x वाला तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। y का सोचो, अगर दो फोर्सेस ऐसे है तो इसका y ऊपर जाएगा और इसका y नीचे आएगा, तो y वाला पार्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। और इसका x इधर की तरफ और इसका x भी इधर की तरफ, दोनों का x सेम हो जाएगा, x सेम हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो हमें y की तरफ तो देखने की अब जरूरत ही नहीं है साहब, y वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, हमको सिर्फ x की तरफ देखना है साहब। तो सोचो x की तरफ कितना आएगा? F cos 60 मिल करके 2F cos 60। आपको पता है cos 60 कितना होता है? 1/2 से 2 कैंसिल, F यानी जो F था वही मेरे लिए आंसर हो गया। और F था कितना बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सोचो,
इन दोनों का नेट किधर की तरफ आएगा, तो हमने कहा y कैंसिल हो गया तो नेट जो भी आएगा वो x की तरफ होगा बच्चों। तो ये हमारे को नेट फोर्स का डायरेक्शन मिला इस केस में। ये इस चार्ज पर नेट फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज पर नेट फोर्स इधर लगेगा बच्चों। तो एक बेसिक आइडिया था कि एक से ज़्यादा फोर्सेस जब लगते हैं तो उन फोर्सेस को ऑपरेट कैसे करते हैं, ये एक बेसिक था। अभी कूलम्स लॉ हमारा 1-2 दिन और चलने वाला है, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम हमें कूलम्स लॉ पे करने हैं। सिर्फ कूलम लॉ क्या होता है ये जान के हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाएगा। कूलम लॉ पे जितने कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करेंगे। तो अगले 1-2 टर्न तक कूलम्स लॉ ही पढ़ने वाले हैं और उसके एप्लीकेशंस ही पढ़ने वाले हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं बेसिकली। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। थोड़ा बहुत वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं अगर आपको नहीं आता है, कंपोनेंट कैसे करते हैं वो नहीं आता है, एक बार जरूर सीख लेना पुराना कॉपी उठा करके। क्लियर? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वेक्टर का ज़बरदस्त यूज़ है बच्चों। थोड़ा बहुत ये सब तो आता ही होगा और आता होगा तो उसका एप्लीकेशन आप देख ही रहे हो, लेकिन इतना भी अगर आपको अच्छे से आता है तो वेक्टर आपका काम बन जाएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ तक पढ़िएगा, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।